नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बोर्ड एकेडमी पर। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस सीरीज़ में हम क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक की NCERT बुक्स को कंप्लीट कर रहे हैं। ये NCERT सीरीज़ आपके सीटेट, स्टेट टेट और गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए बहुत किफ़ायती साबित होंगी। देखिए, NCERT को जब हम खुद से पढ़ते हैं और पहली बार अगर हम NCERT को पढ़ रहे हैं तो हमें NCERT समझ में नहीं आती। समझ में ना आने के कई सारे कारण होते हैं, क्योंकि NCERT की जो भाषा होती है वो बहुत क्लिष्ट होती है। इसी के साथ पाठ में जिस प्रकार के शब्दों का यूज होता है वो भी बहुत टफ होते हैं, और जब तक हमें उन शब्दों का मतलब समझ में नहीं आएगा तब तक हमें वो शब्द और वो पाठ समझ में नहीं आएगा। इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल चैप्टर वाइज आपको मैं पूरी NCERT कंप्लीट कराऊंगा और साथ में पूरे पाठ को समझाते हुए बहुत ईजी लैंग्वेज में, बहुत सरल भाषा में आपको इसमें समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए आज की वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज हम NCERT क्लास 6 के हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर को समझेंगे। पहले चैप्टर का नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अध्याय 1, प्रारंभिक कथन, क्या, कब, कहाँ और कैसे। देखिए, यहाँ जो आपको फ़ोटो दिख रही है ये है रशीदा। तो रशीदा एक सवाल करती हैं। सवाल क्यों करती हैं, आइए इसे पढ़ते हैं। रशीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी, 100 साल पहले। वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। कैसे पता लगाएं? यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो। स्मृति का मतलब होता है उस समय की उसे याद हो या फिर उस समय की उसके पास मेमोरी हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे जाना जा सकता है। देखिए, आगे है कि अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों, देखिए आखेटक मतलब होता है जो जंगल में जाकर जानवरों का शिकार करते हैं, उन्हें आखेटक कहा जाता है। ठीक है, शिकारी को कहा जाता है आखेटक। पशुपालक, कृषकों, कृषकों का मतलब होता है किसान, ठीक है, जो कृषि करते हैं। अगला है शासकों। शासकों का मतलब है जो राजा आदि होते हैं उन्हें शासक कहा जाता है। व्यापारियों, पुरोहितों, पुरोहित का मतलब होता है पंडित। शिल्पकारों, देखिए शिल्पकारों का मतलब होता है जो बिल्डिंग्स वगैरह बनाते हैं, जैसे आज के समय के इन्हें इंजीनियर मान लीजिए। ठीक है, तो शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन सा खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुनते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन कौन से गीत गाते थे। तो इतना कुछ हम इतिहास के बारे में जान सकते हैं। पर ये सब हमें कैसे पता चलेगा, ये अभी हम आगे देखेंगे। ठीक है, देखिए आगे इसमें है कि लोग कहाँ रहते थे। मानचित्र 1 पृष्ठ 2 में नर्मदा नदी का पता लगाओ। देखिए, सबसे पहले हम नर्मदा नदी का पता लगा लेते हैं। देखिए, हमारे भारत का यह मानचित्र है और नर्मदा नदी हमारे भारत के बीचों बीच से बहती है। तो यहाँ आप मैप में देख पा रहे हैं, ये है नर्मदा नदी। ठीक है, देखिए जो नर्मदा नदी है ये दो पहाड़ियों के मध्य से होकर बहती है। एक पहाड़ी नर्मदा नदी के उत्तर साइड को देखिए, जो यहाँ पर आपको विंध्य पहाड़ियाँ दिख रही हैं। ठीक है, ये मान लीजिए विंध्य पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, और विंध्य पहाड़ियों के नीचे नर्मदा नदी बहती है। उसके नीचे सतपुड़ा आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, और उसके नीचे है क्या, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। इन दो पहाड़ियों के बीच से नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। ठीक है, इन दोनों पहाड़ियों के बीच से नर्मदा नदी बहती है, और इसी कारण इस पूरे क्षेत्र को, यहाँ पर से लेकर यहाँ तक, इस पूरे क्षेत्र को नर्मदा नदी घाटी भी बोला जाता है। ठीक है, तो नर्मदा नदी कहाँ बहती है, भारत के बीचों बीच में मध्य प्रदेश में बहती है। ठीक है, अगर हम राज्य की बात करें तो मध्य प्रदेश में बहती है। नर्मदा नदी के उत्तर में विंध्य पहाड़ियाँ हैं जिन्हें हम विंध्यांचल पहाड़ियाँ भी कहते हैं, और नर्मदा नदी के नीचे सतपुड़ा पहाड़ियाँ स्थित हैं। ठीक है, तो मानचित्र 1 में नर्मदा नदी का पता लगाओ। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे। देखिए, संग्राहक का मतलब होता है हम किसी चीज़ का जब संग्रह करते हैं, ठीक है, किसी चीज़ को इकट्ठा करना, ठीक है, उसको संग्रह कहते हैं। और जो लोग किसी चीज़ को संग्रह करते थे उन्हें संग्राहक बोला जाता था। तो
यहाँ पर लिखा हुआ है कि आरंभिक लोगों में कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगलों के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट शिकार भी करते थे। अब देखिए इस पैराग्राफ से किस प्रकार के क्वेश्चन सीटेट में पूछे जा सकते हैं। देखिए आप यहाँ पर नर्मदा नदी देख रहे हैं। एक क्वेश्चन तो इस प्रकार आ सकता है कि नर्मदा नदी किस राज्य में बहती है, तो आप याद रखना मध्य प्रदेश में बहती है। नर्मदा नदी के उत्तर और दक्षिण में कौन कौन से पर्वत हैं, विंध्य पर्वत और सतपुड़ा पर्वत। दूसरा प्रश्न यहाँ से आ सकता है कि जो यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए कि कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों, तो आपके पेपर में आ जाएगा कि भारत में आरंभिक लोग किस नदी घाटी में निवास करते थे। तो किस नदी घाटी में निवास करते थे, नर्मदा नदी घाटी में। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए आगे लिखा है कि अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। देखिए उत्तर पश्चिम का मतलब है हम नर्मदा नदी से उत्तर पश्चिम देखते हैं, तो नर्मदा नदी के उत्तर में चलें तो ये है उत्तर, और पश्चिम में चलें तो ये हो गया पश्चिम। ठीक है, तो उत्तर पश्चिम साथ पूछा है तो कौन सी दिशा, उत्तर और पश्चिम के बीचों बीच में। देखिए ये है उत्तर पश्चिम दिशा। ठीक है, तो उत्तर पश्चिम दिशा में आपको यहाँ पर क्या नाम दिखा, सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ। वर्तमान में सुलेमान और जो किरथर पहाड़ियाँ हैं ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान नामक प्रांत में स्थित हैं। ठीक है, यहाँ पर से एक क्वेश्चन आपके जीके में पूछा जाता है कि यहाँ एक स्थान है बलूचिस्तान में, ये सुलेमान और किरथक पहाड़ियों के ही बीच में, उसका नाम है मेहरगढ़। और मेहरगढ़ से सबसे पहले गेहूं के दाने का हमें पता चलता है। किसका पता चलता है, गेहूं के दाने का। इसी कारण हम इन सुलेमान और किरथक पहाड़ियों के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, आपके पेपर में आ जाएगा कि पाकिस्तान में वो कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है जहाँ से गेहूं के दाने का हमें पता चला है। ये इस प्रकार से किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप समझ गए सुलेमान पहाड़ियाँ और किरथर पहाड़ियाँ कहाँ हैं, पाकिस्तान में हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है कि अब तुम उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। इस क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में इस प्रकार से पूछा जाता है। ठीक है, मैंने आपको समझा ही दिया। आगे इसमें लिखा है कि उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना स्टार्ट किया। आपके पेपर में आ जाएगा कि आरंभिक मानवों ने सबसे पहले किन पशुओं को पालतू बनाया। तो नाम याद रखना, एक भेड़, बकरी, गाय, बैल को उन्होंने सबसे पहले क्या बनाया, पालतू बनाया। ठीक है, इस प्रकार से सीटेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे लिखा है ये लोग गाँवों में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। देखिए उत्तर पूर्व में अगर हम उत्तर पूर्व चलें, नर्मदा नदी से उत्तर ये हो गया और पूर्व इधर को हो गया। ठीक है, तो उत्तर और पूर्व के बीचों बीच में अगर हम चलें तो ये आ गई गारो पहाड़ियाँ। ठीक है, तो गारो पहाड़ियाँ आपने देख लिए, तो ये भारत के पूर्वोत्तर में स्थित हैं। और इसके बाद उन्होंने आगे लिखा था विंध्य पहाड़ियाँ, ये मैंने आपको बता दिया। विंध्य पहाड़ियाँ कहाँ हैं, ये हैं मध्य प्रदेश में स्थित। ठीक है, तो जो गारो पहाड़ियाँ और विंध्य पहाड़ियाँ हैं ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ। जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। तो यहाँ पर लिखा गया है कि विंध्य पर्वत के उत्तर में ऐसे स्थान है जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। मतलब कि ऐसे स्थान कहाँ होंगे, ये विंध्य पर्वत हो गया। तो इस पूरे जो ये मैंने गोला बनाया है ये क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर सबसे पहले चावल उपजाया गया। तो यहाँ पर एक जीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर एक जगह पड़ती है कोल्डी हवा, तो जगह का नाम है कोल्डी हवा। तो कोल्डी हवा में हमें सबसे पहले चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे लिखा है कि मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। तो चलिए मानचित्र में दोबारा चलते हैं। देखिए ये है सिंधु नदी। ठीक है, तो सिंधु नदी की मुख्य रूप से 5 सहायक नदी हैं, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। कभी कभी इनका क्रम पूछ लिया जाता है कि उत्तर से दक्षिण की ओर, अगर हम उत्तर से दक्षिण की ओर जाएं तो इन नदियों का क्रम बताइए। तो किस प्रकार से याद करना है, मैंने जो ट्रिक बनाई होती है वो इस प्रकार बनाई थी। आपने JCB का नाम सुना होगा, जिसे हम बुलडोजर भी बोलते हैं। तो J, C और B, तो B के बदले में यहाँ पर मैं V लिख लेता हूँ। ठीक है, और J से हो गया
झेलम, सी से हो गया चिनाब, ठीक है, चिनाब, और वी से हो गया व्यास। अब दो नदियाँ बची, रावी और सतलज। तो आपको पता ही है जब हम ABCD पढ़ते हैं तो ABCD में आर पहले आता है और आर के बाद क्या आता है, एस आता है। तो आर को आप वी से पहले रख लीजिए और एस को आप वी के बाद रख लीजिए। तो आर से हो गया रावी, ठीक है, और एस से हो गया क्या, सतलज। तो इस प्रकार से आप क्रम याद रखना। आप सबसे पहले JCB याद रखना, ठीक है, JCB हम बोलते हैं ना, तो JCB को हम कर लेना, वी कर लेना है, बी भी लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, ब्यास बोल देना कोई दिक्कत नहीं है। तो JCB और आर और एस बचा है, तो आर को आप डाल लीजिए वी से पहले और एस को डाल लीजिए आप वी के बाद। तो जे से झेलम, सी से चिनाब, आर से रावी, वी से व्यास और एस से हो गया सतलज। तो आप यहाँ पर मानचित्र में देख भी रहे हैं, ये है सिंधु नदी, और सिंधु की नदी के सबसे पहले जो सहायक नदी है वह है झेलम, उसके बाद है चेनाब, उसके बाद है रावी, उसके बाद है व्यास। देखिए व्यास जो नदी है ना, ये सतलज की सहायक नदी है, और फिर सतलज मिलती है कहाँ, सिंधु नदी में, ठीक है। इस प्रकार से आप याद रखना, व्यास है सतलज की सहायक नदी और सतलज मिलती है सिंधु नदी में। इसी प्रकार जो झेलम, चिनाब जो ये रिवर हैं और नीचे से जो रावी रिवर है, ये आपस में मिल जाते हैं और फिर ये नदी आपस में मिलकर सिंधु नदी में मिलती हैं, ठीक है। इस प्रकार से क्रम इनका याद रखना, पेपर में पूछा जाता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि मानचित्र पर सिंधु तथा इसके सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। हमने पता लगा लिया। अब आगे बढ़ते हैं कि सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। जैसे यहाँ पर जो सहायक नदियाँ थी JCB और R और S, मतलब कि झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज, ये किन नदी में मिल जाती है, ये किस नदी में मिल जाती है, सिंधु नदी में मिल जाती है। आगे यहाँ लिखा है कि लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा व इसके सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। इसका मतलब क्या है कि जो नदियाँ भी मैंने आपको बताई, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी और सतलज, इनके किनारे सबसे पहले मानव आकर बसे थे, ठीक है। तो आरंभिक जो नगर बसे, कहाँ बसे, इन नदी के किनारे बसे। टाइमिंग आप याद रखना 4700 वर्ष पूर्व। और पेपर में कभी आ जाए कि गंगा व उसके सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास कब हुआ, तो 2500 वर्ष पूर्व आप याद रखना, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे यहाँ लिखा है कि गंगा तथा इसके सहायक नदी सोन का पता लगाओ। तो आइए चलते हैं दोबारा मैप में। तो ये है गंगा नदी, ठीक है। इस प्रकार ये गंगा नदी है और गंगा नदी इस प्रकार बह के लास्ट में बांग्लादेश की ओर चले जाती है, ठीक है। तो जो आपको ये नीचे से ऊपर को नदी जाती हुई दिखाई दे रही है, ये है सोन नदी, ठीक है, जो कि पटना के पास गंगा नदी में मिल जाती है। सोन नदी गंगा नदी की ऐसी सहायक नदी है जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। बाकी गंगा नदी की जितनी भी सहायक नदी हैं वो सब उत्तर से दक्षिण की ओर मिलती हैं, लेकिन सोन नदी दक्षिण से उत्तर की ओर मिलती है, ठीक है। तो इस बात को याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सोन नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, तब जाके गंगा नदी में मिलती है, ठीक है। तो ये है सोन नदी। आगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि गंगा तथा इसके सहायक नदी सोन का पता लगाओ। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान बिहार में के नाम से जाना जाता था। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो गंगा और सोन नदी जहाँ पर मिलती हैं वो कौन सा स्थान है, वो पटना के निकट है, और पटना बिहार की राजधानी है, ठीक है। और बिहार का पुराना नाम क्या था, वो था मगध। तो इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। देखिए आगे लिखा है कि लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। देखिए अब उपमहाद्वीप का मतलब क्या होता है, देखिए महाद्वीप का मतलब क्या होता है, एक बहुत बड़ा भूमि का भाग जो चारों तरफ से जल से घिरा हो, ठीक है, उसे हम महाद्वीप क्यों बोलते हैं। इसी प्रकार उपमहाद्वीप का मतलब होता है एक बहुत बड़ा भूमि का टुकड़ा जो तीन ओर से पानी से घिरा हो। जैसे हमारा भारत दक्षिण में तीन ओर से पानी से घिरा हुआ है। आप देखिए ये हमारे भारत का दक्षिण का भाग है, पेनिनसुला ऑफ इंडिया कहा जाता है इसे। तो आप देखिए पश्चिम में ये अरब सागर से घिरा हुआ है, दक्षिण में हिंद महासागर से घिरा हुआ है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है ना। तो भूमि का ऐसा टुकड़ा जो तीन ओर से जल से घिरा होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं उपमहाद्वीप, ठीक है।
आगे इसमें लिखा हुआ है कि लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक की यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्र के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। कभी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों की खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर प्राप्त हुआ। ठीक है, आगे लिखा है, आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं। एक बार फिर से मानचित्र 1 को देखें। पहाड़ियाँ, पर्वत, समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमाओं का निर्धारण करते हैं। यहाँ पर आप भारत का मैप देखेंगे तो भारत की उत्तर में यहाँ पर पामीर का पठार है, जो कि एक तरह से भारत की सीमाओं की रक्षा करता है। और इसी पामीर के पठार से पूर्व की ओर हिमालय की रेंज है, जो कि चाइना से हमारी सीमाओं की रक्षा करती है। अगर हम दक्षिण में देखें तो दक्षिण में अन्य देशों से हमारी रक्षा ये पूरा समुद्र करता है। ठीक है, तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि जो पर्वत हैं, पहाड़ियाँ हैं, समुद्र इस प्रकार हमारे उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमाओं का निर्धारण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके, वे पर्वतों की ऊंचाइयों को छू सके, गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने, यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे हैं। आगे है देश के नाम। अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है। देखिए, इंडस ऐसे याद रखना, ठीक है। वहाँ पर कई सारे वर्ड दिए जा सकते हैं, तो इंडस याद रखना, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हितोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। देखिए, अगर जब हम भारत का मैप देखें तो इंडिया के पश्चिम में यहाँ है पाकिस्तान। पाकिस्तान से थोड़ा सा ऊपर को है यहाँ पर अफ़गानिस्तान, और पाकिस्तान के पश्चिम में यहाँ पर है ईरान। ठीक है, और ईरान के ही बगल में है इराक। और फिर अगर हम ईरान से ही उत्तर दिशा की ओर चलें तो फिर एक देश आता है यूनान, ठीक है, जिसे हम वर्तमान में ग्रीस देश के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर यह लिखा है कि जो ईरान से, मतलब कि जो पाकिस्तान के पश्चिम से और यूनान से लोग हमारे देश की ओर आए, उन्होंने सिंधु को हितोश अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। देखिए, यहाँ पर ऋग्वेद की टाइमिंग दी हुई है, तो याद रखना 3500 वर्ष पूर्व। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। ठीक है, जो भरत शब्द का प्रयोग की बात चल रही है, इसका जो हमें सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है वो ऋग्वेद में मिलता है, और बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। आगे लिखा है कि अतीत के बारे में कैसे जानें। अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी हुई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती हैं। ठीक है, अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन के मेनू, जिसका अर्थ हाथ है, से निकला है। यहाँ पर आप मैन्युस्क्रिप्ट का लैटिन शब्द मेन्यू और मेन्यू का अर्थ होता है हाथ, इस पूरी लाइन को आप याद रखना। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे लिखा है ये पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़ पत्रों, देखिए ताड़ मतलब होता है पेड़, पेड़ के पत्तों या फिर पेड़ की जो छालें होती हैं, अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज, देखिए इस वर्ड को याद रखना,
ठीक है, भुर्ज पेपर में आया हुआ है इसी टेट में पहले। तो भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से भोजपत्र पर लिखी मिलती हैं। तो ये पांडुलिपियाँ हैं, ये कहाँ से हमें प्राप्त होती हैं? या तो ताड़पत्रों से हमें प्राप्ति होती हैं, या फिर हिमालय क्षेत्र में एक पेड़ है, पेड़ का नाम है भुर्ज। तो भुर्ज नाम आप याद रखना है, पेपर में एक बार इस सीट में पहले पूछा जा चुका है। तो भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर साइड में ताड़पत्रों से संबंधित कुछ लिखा हुआ है, आइए इसे पढ़ लेते हैं। ताड़पत्र से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ है। तो यहाँ पर आपको ताड़पत्र में लिखा हुआ एक लेख दिख रहा होगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो ये पांडुलिपि है, यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं आप, जो ये छेद दिखाई दे रहा है, यहाँ पर से बांधने का सिस्टम होता होगा। उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। भुर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हो। ठीक है, जो है आपको ये पांडुलिपि दिखाई दे रही है, ये किस पेड़ की छाल से बनी है? भुर्ज से बनी हुई है। ठीक है, देखिए आगे लिखा हुआ है कि इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध हैं। प्रायः ये पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, देखिए आपने 2 महाकाव्यों के नाम सुने होंगे, रामायण और महाभारत। ठीक है, आगे लिखा है कविताएं तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल भाषा में हैं। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। पेपर में आ जाएगा कि प्राचीन काल में आम लोगों की भाषा कौन सी होती थी? तो है प्राकृत। ठीक है, और राजभाषा कौन सी? वो है संस्कृत। देखिए आगे लिखा हुआ है कि हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे अभिलेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस प्रकार उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें, उनका पालन कर सकें। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि कुछ ऐसे अभिलेख हमें प्राप्त होते हैं जो राजाओं द्वारा लिखे जाते थे, जबकि कई अभिलेख ऐसे प्राप्त हुए हैं जो राजाओं के अलावा रानियाँ या फिर कोई महत्वपूर्ण स्त्री पुरुष भी अपने कार्यों के विवरण देने के लिए लिखते थे। आगे लिखा हुआ है कि उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। देखिए यहाँ पर आपको एक अभिलेख दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये पत्थर में लिखा हुआ अभिलेख है, इस प्रकार से ये लिखा जाता था। देखिए यहाँ पर जिस अभिलेख का यहाँ पर चित्र दिया गया है, इसके बारे में यहाँ पर साइड में लिखा हुआ है कि लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। इस शासक के विषय में तुम अध्याय 7 में पढ़ोगे। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियाँ अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती हैं। जब हम कुछ बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरमाइक नामक 2 भिन्न भाषा लिपियों तथा भाषाओं में है। आप इन 4 पंक्तियों को अच्छे से याद रखना कि जो अफगानिस्तान में हमें जो ये अभिलेख प्राप्त हुआ है, ये किस राजा का है? ये अशोक का, और किस भाषा में लिखा गया है? यूनानी तथा अरमाइक नामक 2 भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में लिखा गया है। ठीक है, आगे यहाँ पर लिखा है कि इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। मतलब कि जो हमें पुराने समय की जो चीज़ें मिलती हैं, जैसे बर्तन मिल जाते हैं, कुछ धातुएं मिल जाती हैं, तो इस प्रकार से अगर हमें पुरानी कोई भी वस्तु अगर हम प्राप्त होती है, जो व्यक्ति उन चीज़ों का, उन वस्तुओं का अध्ययन करता है, उसे हम आर्कोलॉजिस्ट कहते हैं और हिंदी में उसे हम पुरातत्वविद कहते हैं। ठीक है, पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों
बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन और खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी का मैं कहने का मतलब है जिस मिट्टी को आग में पकाया जाता था, तथा कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते थे और इन्हीं कारण आज तक भी ये वस्तुएं हमें ज्यों की त्यों प्राप्त होती हैं। जैसे आप यहाँ पर एक घड़ा देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर आप ये एक मुद्रा देख रहे हैं और इस प्रकार यहाँ पर भी एक चित्र आपको दिखाई दे रहा है। ये सब पुरानी वस्तुएं हैं। यहाँ पर लिखा भी गया है कि बाएं एक प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र, ठीक है, जो ये हमें पॉट प्राप्त हुआ है ये किसी प्राचीन नगर से प्राप्त हुआ है। इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था। इसके ही दाएं में एक पुराना चांदी का सिक्का हमें प्राप्त हुआ है। ये मुद्रा हमें चांदी की प्राप्त हुई है। इस तरह के सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व होता था। हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्कों से यह सिक्का कितना भिन्न है, कैसे भिन्न है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अगला पैराग्राफ है, पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं और हमें धरती के नीचे कभी उन जले हुए टुकड़े के ऊपर कभी मिट्टी वगैरह पड़ गई और जब खुदाई होती है तो वे जले हुए कुछ टुकड़े, कुछ अन्न के दाने या लकड़ी के टुकड़े हमें प्राप्त होते हैं। आगे लिखा है, क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष भी मिलते होंगे? पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन इस सीटर में पूछे जाते हैं। आगे लिखा है कि इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत मतलब कि इतिहास का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में मतलब कि एविडेंस के रूप में कर अतीत को, इतिहास को जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अगला पैराग्राफ है, अतीत एक या अनेक। क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की और ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों, रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके, फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति मतलब खाने पीने के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर रहते हैं। जैसे कि हम दुकान से सामान लेके आते हैं, मॉल से सामान लेके आते हैं, ठीक है, तो हम अन्य व्यक्तियों पर निर्भर हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है। उस समय शासक मतलब कि राजा अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। पुरातत्व की सहायता से कैसे? जैसे हमें घड़े वगैरह प्राप्त हो जाते हैं, मुद्राएं प्राप्त होती हैं, पुराने कुछ बर्तन वगैरह हमें प्राप्त हो जाते हैं और कुछ बीज वगैरह या कुछ पुराने जानवर की हड्डियाँ वगैरह हमें प्राप्त होती हैं। तो उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि उस समय के लोग इस प्रकार से जीवन जीते थे, इस प्रकार के कपड़े पहनते होंगे या इस प्रकार के भोजन करते थे, तो इस प्रकार से रहते थे, उन्हें इस प्रकार दफनाया जाता था। तो हमें पुरातत्व की सहायता से उन लोगों के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, तिथियों का मतलब, अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद एक दिन की तारीख, माह, वर्ष जैसे कि 2000 या इसी तरह कोई और वर्ष बताओगी।
वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 बाद से है। मतलब कि ईसा मसीह का जो जन्म माना जाता है वो माना जाता है 0 में। ठीक है, आज हम 2023 में जी रहे हैं, तो 2023 आप मान लीजिए। तो 2023 का मतलब है आज से 2023 साल पहले ईसा मसीह का जन्म हुआ था। क्या ईसा मसीह के जन्म से पहले जीवन नहीं था? बिल्कुल था। तो ईसा मसीह के जन्म से पहले हम एक वर्ड यूज करते हैं BC। ठीक है, तो BC का मतलब क्या है? यहाँ पर जैसे 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 करके आगे को, फिर 100 फिर 200, इस प्रकार से आगे को गिनती बढ़ती हैं। लेकिन ईसा मसीह से पहले 1 फिर 2, जब हम ऊपर को जाएंगे तब जाके गिनतियाँ बढ़ते रहेंगे, और जब हम नीचे को आएंगे तो गिनतियाँ धीरे धीरे एक के बाद एक कम होंगी। जैसे 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 फिर 0 ईसा मसीह का जन्म, फिर 1 2 3 4 5 करके आगे को बढ़ती रहेंगी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियाँ ईसा पूर्व, ईसा से पहले के रूप में जानी जाती हैं। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। आगे यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, आइए इन्हें देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित का सुमेल करो। तो नर्मदा घाटी, मगध, गारो पहाड़ियाँ, सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ और गंगा घाटी। चलिए इसका मिलान कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले है नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी मैंने आपको बताया था जहाँ सबसे पहले आरंभिक मानव निवास करते थे, और निवास करने के साथ वहाँ पर वो आखेट और संग्रहण का कार्य करते थे। तो एक का दूसरा हो जाएगा, ठीक है, आखेट तथा संग्रहण। अगला है मगध। मगध के बारे में हमने पढ़ा था कि यह पहला बड़ा राज्य था जो कि गंगा और सोन नदी के संगम पर स्थित था। गारो पहाड़ियाँ में हमने पढ़ा था कि यहाँ पर हमें आरंभिक कृषि हमें प्राप्त होती है। ठीक है, अगला है सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ। यहाँ पर हमने पढ़ा था कि जो स्टार्टिंग के जो नगर बसे हुए थे वो किस नदी के किनारे बसे? सिंधु तथा इनकी सहायक नदियों के किनारे। अगला है गंगा घाटी। गंगा घाटी में हमने क्या पढ़ा था कि लगभग 2500 वर्ष पूर्व के नगर। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके सीटेट में पूछे जाते हैं। अगला है पांडुलिपियों तथा अभिलेखों में एक प्रमुख अंतर बताओ। तो जो पांडुलिपियाँ होती हैं वो पेड़ की छाल या फिर पत्तियों से बनती हैं, जबकि अभिलेख जो होते हैं वो किसी मजबूत धातु या फिर पत्थरों में राजाओं या किसी महत्वपूर्ण व्यक्तियों द्वारा अपने कार्यों को उल्लेख करने के लिए लिखे जाते थे। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपने कुछ नया सीखा होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, आगे को इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू रखेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच।